गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी 2-3 दिन पूरा इवेंट से भरा भरा इवेंट है, मतलब दुख भरा भरा इवेंट था। सैटरडे को बकरीद थी, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बकरीद सेलिब्रेट करते हैं उनको बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। फिर फ्रेंडशिप डे भी था। इस संडे को क्या था, सैटरडे वाज बकरीद, संडे इट वाज फ्रेंडशिप डे एंड नाउ दिस इज मंडे। आज क्या है, मंडे है। मंडे को क्या है, आज रक्षाबंधन है। तो तुम जो भी सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग बकरीद तो मेरी तरफ से तुमको बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। मेरे को शायद फ्राइडे को विश कर देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था उस दिन। कोई बात नहीं। मेरे एक सर ने बताया कि 3 दिन चलता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन हो सकता है, तो आज भी हो सकता है। सैटरडे था, संडे था, शायद मंडे भी हो सकता है। तो बकरीद की शुभकामनाएं। ठीक है। जिन्होंने फ्रेंडशिप डे मुझे विश किया उनको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे को एक टीचर से ज़्यादा एक फ्रेंड के जैसा देखते हो। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी फ्रेंडशिप हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसको फ्रेंडशिप के जैसा ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। और रक्षाबंधन, आज रक्षाबंधन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है रक्षाबंधन। में बस इतना ही बोलूँगा कि काश रक्षा करने के लिए किसी बंधन की जरूरत ना पड़े। मतलब लोगों में इस तरह की मेंटालिटी आ जाए कि कोई भी अगर है, और रक्षा सिर्फ लड़कियों की नहीं करनी है या अपनी बहनों की नहीं करनी है, रक्षा किसी की भी हो सकती है। दो इट्स अ फेस्टिवल फॉर सिस्टर्स, लेकिन आप रक्षा किसी की भी कर सकते हो। और उस रक्षा के लिए मेरे को लगता है कि कोई बंधन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक फॉर्म है सेलिब्रेट करने का, तो जैसा अच्छा लगता है वैसा सेलिब्रेट करेंगे। हम क्या करते हैं, मैं तुम्हारे करियर की रक्षा करने के भी मेरे पास एक बंधन है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। कल संडे को टेस्ट भी लेना था, लेकिन वो कुछ मेरी गलतियाँ हो गई। मतलब मैंने क्वेश्चंस तो भेजा ही, साथ में मैंने आंसर्स भी भेज दिया था, तो शायद इसलिए टेस्ट नहीं हो पाया। इसके बाद वाला जो संडे होगा ना, वो उसमें क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। मेरे को देखो, मैं चाहता तो शाम को मैं टेस्ट कर सकता था, लेकिन मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि मंडे को फेस्टिवल था, तुमको अपना मेहंदी भी लगाना होगा। मुझे इसका भी याद नहीं था सैटरडे को कि सैटरडे को बकरीद है, नहीं तो मैं सैटरडे को क्लास नहीं रखता। ठीक है। लेकिन अब देखो, एज अ स्टूडेंट तुम अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फेस्टिवल्स कम से कम एटलीस्ट 11th-12th में तो भूल जाते हैं। अगर नहीं भी भूल सकते तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अगर अपने को कोई फेस्टिवल है हफ्ते दिन बाद, तो तैयारियां चल रही है, ऐसे पूरा लगे हुए हैं कि नहीं ये आ रहा है, ये आ रहा है, अरे ये अगले साल भी आएगा भाई। और जब तुम कुछ बन जाओगे ना, तो फेस्टिवल शायद तुम और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाओगे। अभी खुद को बना लो, अभी तुम्हारा खुद का रिजल्ट होना, तुम्हारा खुद का बनना ही तुम्हारे लिए फेस्टिवल होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम अलग भी रख सकते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि अभी के टाइम में स्टडीज is the most important thing, yeah, is the most important festival that you can attend। रहते अच्छा, क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 12 में क्या बताया है, क्लास 12 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में डाइपोल्स मैंने पढ़ा दिया था। डाइपोल में बहुत सारी बातें हमने कर ली। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल पर यूनिफॉर्म फील्ड पे अगर डाइपोल रख देंगे तो क्या होगा, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जब उसको यूनिफॉर्म फील्ड पे रखते हैं। इस तरह की बातें हमने कुछ बता दी। अब मैं बार-बार स्ट्रेस दूंगा कि डाइपोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। आप कोई भी एग्जाम्स अपियर करोगे, आप देखना या तो आपके पास ये डाइपोल एक ऐसा चीज है ना जो तुमको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेगा। मतलब डाइपोल जो है उसके कंसेप्ट तुमको केमिस्ट्री में भी दिखेंगे, केमिस्ट्री में भी डाइपोल से क्वेश्चन आते हैं। बस तुमको याद रखना है कि फिजिक्स के डाइपोल में, जब फिजिक्स में डाइपोल पढ़ेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब आप केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट बताओगे तो आप बता दोगे डाइपोल मोमेंट विल हैव अ
डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऐसा होता है साइन कन्वेंशन का अंतर है। और उसके बाद क्या है, डाइपोल पे मैंने, अब ये डाइपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी इलेक्ट्रिकल डाइपोल आ रहा है, मतलब अभी मैं ऐसा डाइपोल पढ़ रहा हूँ जिसमें चार्जेस को कुछ सेपरेशन पे रखा है। आगे जाके ऐसा ही डाइपोल तो मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, जब मैग्नेट के दो पोल्स, जैसे बार मैग्नेट तुमने देखा होगा, मैग्नेट के दो पोल्स अगर कुछ सेपरेशन पे रख दिए जाए उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसा थ्योरी, जैसा डेरिवेशन अभी यहाँ पे आया है, वैसा ही थ्योरी, वैसा ही डेरिवेशन वहां पर भी आएगा। तो दैट टाइम जब मैं मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा रहा हूँगा तो आई विल नॉट बी दैट स्लो, मतलब अभी शायद मैंने बहुत ही आराम से पढ़ाया है, उस समय मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा कि ये होता है, तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? क्योंकि एक जैसे चीज को मैं 10 बार नहीं बता सकता, लॉजिकल नहीं है वो। अगर समझना है, अगर तुम समझदार स्टूडेंट हो तो तुम एक बार में समझ सकते हो, और अगर तुमको नहीं समझना है तो मैं 10 बार भी पढ़ा दूंगा तो समझ में थोड़ी आएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये मेरे पास ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम आज नहीं, हमने इसे पहले वाले लेक्चर में ही स्टार्ट कर दिया था, व्हेन डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जब डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, तो जब यूनिफॉर्म फील्ड में तुमने रखा था तो डाइपोल पर क्या होता था, डाइपोल पर नेट फोर्स जो था वो 0 हो जाता था, और डाइपोल पर जो नेट टॉर्क है वो नॉन जीरो होता था। डाइपोल पे नेट टॉर्क पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसा कोई डाइपोल पे नेट टॉर्क आया था। अब अगर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आप डाइपोल को रखते हो तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड आल्सो इट कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो हम क्या करने वाले हैं, डाइपोल पे एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर डाइपोल रखेंगे और क्या फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन मैंने शायद कराया भी था। आज क्या करते हैं, इसमें कुछ और बेसिक बातें आपको बताते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या कराया था, टॉपिक का नाम है डाइपोल केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा है तो व्हाट विल बी द फोर्स दैट द डाइपोल विल एक्सपीरियंस, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब मान लो मैंने क्वेश्चन कैसा लिया था, मान लो डाइपोल है Q और ये डाइपोल मोमेंट है P वेक्टर का, P वेक्टर का ऐसा डाइपोल मोमेंट है, और ऐसा बोला गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r का, ठीक है। और क्या मान लो ये मेरा -q चार्ज है, ये मेरा +q चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, अब ये r के सामने ये जो इनका सेपरेशन है वो क्या है, बहुत छोटा है। मान लो अगर इनका सेपरेशन a है, 2a है, जो भी है, तो ऐसा मेंशन्ड है कि in front of r is much greater in comparison to a। और आपसे ये बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, find the force experienced, find the force experienced, find the force experienced, find the force experienced, क्या force, by the dipole, force experienced by the dipole because of S charge, because of charge Q। ये जो चार्ज कैपिटल Q है इसके कारण हमें क्या करना है, डाइपोल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम क्या करो, इस पे मुझे क्या करना है, इसके कारण मुझे नेट फोर्स देखना है, इसके कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों को अगर मैं वेक्टरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके ऐड करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपने को नेट फोर्स मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए के बराबर है। और अगर आप इसको डायरेक्शन के सेंस में लिखोगे तो एफ ए बी वेक्टर जो है वो एफ बी ए वेक्टर के बराबर होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या। अब ऐसा क्यों बता रहे हो सर, ऐसा इसीलिए बता रहे हैं, इसके कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट करो, क्यू चार्ज के कारण डाइपोल टी पे फोर्स कैलकुलेट करो, या डाइपोल के कारण इस पे फोर्स कैलकुलेट करो, बात एक ही है क्या।
बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो ये क्वेश्चन गिवन है तो मैं सेकंड वाला मेथड यूज करूंगा। सेकंड वाला मेथड क्यों यूज करूंगा? क्योंकि वो मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ज्यादा सही है डाइपोल के कारण कैपिटल क्यू पे फोर्स कैलकुलेट कर लो। अब ये क्यों ज्यादा आसान बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डाइपोल के कारण मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। एक डाइपोल के कारण जो फील्ड जनरेट होता है एक्सियल पोजीशन पर, इक्विटोरियल पोजीशन पर, ये सब हम कैलकुलेट करना जानते हैं। तो अगर हम ये सब कैलकुलेट करना जानते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ही यूज करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन कैसा है? मेरे पास क्वेश्चन था फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, हमें फोर्स किस पे एक्सपीरियंस करना है? डाइपोल पर क्यू के कारण। मैं उल्टा सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स कैलकुलेट कर लो क्यू चार्ज पर, कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लो डाइपोल के कारण। देख लेते हैं हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज बिकॉज ऑफ डाइपोल, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज बिकॉज ऑफ डाइपोल, ये कैलकुलेट करना है अपने को। अच्छा, अब इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें यहां तक जो पढ़ाऊंगा, इस फ्राइडे तक जो पढ़ाऊंगा वो आएगा भाई। अरे यार ये पता नहीं व्हाइट बोर्ड है कि चिट्टू है। फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल के कारण, ये डाइपोल का एक्सियल पोजीशन है क्या? डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड का वैल्यू लिखते थे वो ऐसा लिखते थे ना, Kp/r3। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन में बाद में देख लूंगा। तो डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है Kp/r3। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता और यहां पर टेस्ट चार्ज कितना रखा है ये पता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स मिल जाएगा क्या? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Kpq/r3। तो ये तो बहुत ही आसानी से, हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। हमने आसानी से क्यों कर लिया? क्योंकि डाइपोल के कारण फील्ड एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, ये हमें पता है। अब जितना मैग्नीट्यूड इसके कारण इस पे जो फोर्स है और इसके कारण इस पे जो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट रख देंगे। तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रखोगे तो देखो ये क्यू चार्ज था, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल, फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा क्या, और मैग्नीट्यूड वाइज वो ऐसा हो जाएगा। तो अगर तुम उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे ना तो फोर्स ऑन डाइपोल, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ Kpq अपॉन r3, और इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप माइनस। आसान है क्या? सही, तो बहुत ही आसान लग रहा है। अगर बहुत ही आसान लग रहा है तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होता, इसमें अगर मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होता तो मैं ऐसा भी रख सकता था क्या, मैं क्या करता ना, मान लो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कितने एंगल पर, कुछ तो 37 डिग्री के एंगल पे डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, और क्या बोल रहे हैं कि ये डाइपोल से r डिस्टेंस पर, डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है। अब ये पूछा गया है कि बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल इस कैपिटल Q पर फोर्स निकालो, या बिकॉज ऑफ दिस Q इस डाइपोल पर फोर्स निकालो। अब जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम डाइपोल को क्या कर सकते हैं, डाइपोल को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? हमने देखा है भाई कि डाइपोल को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब अगर आप डाइपोल को रिजॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक डाइपोल इस तरफ आ जाएगा जो होगा p cos 37 का, और एक डाइपोल इस तरफ होगा जो क्या हो जाएगा p sin 37 का। अब p cos 37 के कारण अगर आप यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो p cos 37 के कारण यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इस p cos 37 के कारण कैपिटल Q, ये एक्सियल पोजीशन हो गया p cos 37 के लिए, तो जो फोर्स होगा वो ऐसा लिख सकते हैं क्या, Kp cos 37 अपॉन r3। कैपिटल Q पर एक फोर्स इस तरफ, और ये p sin 37 का ये इक्विटोरियल पोजीशन है क्या, इक्विटोरियल पोजीशन में डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाता Kp sin 37 r3। तो मैं ऐसा लिख सकता था ना, फोर्स ऑन Q चार्ज बिकॉज ऑफ डाइपोल, अगर मैं डाइपोल के कारण फोर्स लिखता
एक कंपोनेंट I के पॉजिटिव की तरफ है, एक कंपोनेंट J के नेगेटिव की तरफ है, तो ये हो जाता Kp cos 37 अपॉन r क्यूब I कैप और माइनस में Kp sin 37 अपॉन r क्यूब J कैप। आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो वैल्यूज पुट करके मैग्नीट्यूड ढूंढ लो। अच्छा, ये मेरे पास फोर्स आया डाइपोल में, ये मेरे पास डाइपोल में फोर्स आया ना, मुझसे जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। तो हम क्या जानते हैं, ये जिस डायरेक्शन में होता है उसके जस्ट ऑपोजिट में रखना है क्या? मतलब अगर ये वेक्टर में लिखते तो ऐसा लिख सकते थे क्या, फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ डाइपोल और एक माइनस लगा देते। तो ये मुझे पता है, माइनस के साथ लिख दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, Kp sin 37 अपॉन r क्यूब J कैप। ये प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा Kp cos 37 r क्यूब I कैप। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर देखो भाई साहब, अगर ये तुमको समझ में आया होगा ना तो बहुत ही आसान लगेगा। अगर तुमको फील्ड का वैल्यू याद है, डाइपोल याद है, तो तुमको बहुत ही आसान लगेगा। और अगर तुमको फील्ड का वैल्यू नहीं याद है तो तुम्हारे लिए एकदम नई बातें होंगी। देखो मैंने देखा है अब लेक्चर्स के तुम लोग ने लेक्चर्स देखना बंद कर दिया या कम कर दिया है, बहुत कम लोग ही अब लेक्चर्स देख रहे हैं। और क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी अब लोग बहुत कम आते हैं। मतलब आप ऑनलाइन क्लास से भी दूर हो गए हो और आप लाइव लेक्चर से भी दूर हो गए हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब, और ऐसे कैसे चलेगा बहन जी? अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करोगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। देखो मैं वेट नहीं कर सकता, मतलब मैं अपने पेस को, मतलब अपना जो लेक्चर्स का स्पीड है वो नहीं कम कर सकता, क्योंकि सिलेबस खत्म करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अभी नहीं थोड़ा स्पीड अप करूंगा तो बाद में तुमको प्रॉब्लम होगा। और मैंने ये देखो ये जरूर होता है कि जो मैं पढ़ा दूंगा ना वो पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तुमने आज तक वो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा खुद से जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया है। हो सकता है स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा, लेकिन वो तुमने कभी कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ नहीं पढ़ लिया कि तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एटलीस्ट उसको पढ़ के रखो। अब अगर तुम मान लो तुम अगर वीडियोस ही नहीं देख रहे तो तुम न्यूमेरिकल्स तो बना ही नहीं रहोगे, ठीक है? तुम अगर वीडियोस नहीं देख रहे इसका मतलब तुम न्यूमेरिकल्स भी नहीं बना रहे होगे। अब ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तो सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जो वीडियोस देखते हैं। जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनके लिए तो ये सब बातें उनको कभी समझ में ही नहीं आएगी। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम अगर वीडियो देख रहे हो तुम्हारे फ्रेंड्स अगर वो नहीं देख पा रहे कोई भी XYZ रीजन से, तो उनको बोलो कि लेक्चर्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस तरह से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी और भी इसमें एक और फॉर्मूला जनरेट करना होता है इसमें, मतलब एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद क्या होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। ये तो चलो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो स्क्रीन पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या जानना है, एक फॉर्मूला मैं डिराइव कर दूंगा। फॉर्मूला इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूला से बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएंगे, बार बार ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने क्या देखा था, मान लो ऐसा है, ये Q चार्ज है और इससे R दूरी पे हमने एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट है P वेक्टर। और ये जो डाइपोल का लेंथ है, ये जो डाइपोल का लेंथ है ये R के सामने बहुत छोटा होता है क्या? अगर ये डाइपोल का लेंथ इस R के सामने बहुत छोटा है तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना है, dr, ठीक है? हम क्या मान लेते हैं, जनरली हम यही अज्यूम करते हैं ना कि जो डाइपोल का लेंथ है वो R के सामने बहुत छोटा है, तो हमने ऐसा मान लिया कि द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल वाज कितना, dr, ठीक है? और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p वेक्टर। अच्छा, अगर ये p वेक्टर है तो ये माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, तो p वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, यह जो डाइपोल मोमेंट है p उसका मैग्नीट्यूड होगा q टाइम्स ऑफ dr, लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इस कैपिटल Q के कारण इस डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स ऑन डाइपोल को अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन डाइपोल या फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज बिकॉज ऑफ कैपिटल Q चार्ज प्लस फोर्स ऑन
किसी ने कॉल किया, किसी ने कॉल किया, किसी ने कॉल किया। ठीक है, तो अगर मुझे डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है इस कैपिटल Q के कारण, तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस Q के कारण माइनस Q पे फोर्स कैलकुलेट कर लो, इस Q के कारण प्लस Q पे फोर्स कैलकुलेट कर लो, और क्या कर लो, दोनों को वेक्टरली ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी करना है वेक्टरली ऐड कर दो। सिंपलीफाई करने के बाद जो भी आएगा वो कैपिटल Q के कारण उस डाइपोल पर नेट फोर्स हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अगर ये R सेपरेशन पर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कुछ E1 मान सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगा। ये अगर R सेपरेशन पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान सकते हैं, और इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर अगर E1 है तो इस वाले पॉइंट पर E2 हो जाएगा। क्या मैंने इस वाले पॉइंट पर माइनस Q वाले पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ मान लिया E1, और dr वाले पॉइंट पे मैंने फील्ड का स्ट्रेंथ कितना मान लिया, E2 मान लिया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर ये E1 है और ये E2 अब अलग अलग क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q से जब आप सेपरेशन चेंज करते जाते हो तो उसका जो फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो भी चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे E1 अज्यूम कर लिया, यहाँ पे E2 अज्यूम कर लिया। अब अगर मैं फोर्सेस के वैल्यूज लिखूं, फोर्स ऑन डाइपोल, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं, डायरेक्शन तो देखने से पता चल जाता है। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा कैपिटल Q के कारण, वो क्या हो जाएगा, E1 टाइम्स ऑफ Q। माइनस में लिख सकते हैं क्या, माइनस में लिख सकते हैं ना इसको। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, अब ये माइनस जो है वो डायरेक्शन के कारण आ रहा है, ये फोर्स इसमें इस तरफ लगेगा, ये फोर्स इसमें इस तरफ लगेगा, इसलिए डायरेक्शन के कारण मैंने क्या लिखा है, माइनस Q। ऐसा नहीं कि सर Q का जो चार्ज था वो नेगेटिव इसलिए आपने नेगेटिव लिखा है, क्या नहीं, फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से माइनस लिखा है मैंने। प्लस ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, E2 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। क्या अब यहाँ पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे डाइपोल, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं पहले बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ। डायरेक्शन हम क्या करेंगे, देखकर ही फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड, डाइपोल पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो Q कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्या अब ये E2 माइनस E1 छोटे से dr में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया होगा वो बहुत छोटा होगा। क्या छोटे से dr लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज आया होगा de, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा बहुत छोटा होगा। तो E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q टाइम्स ऑफ de लिखा जा सकता है। अब क्या करो, इस इक्वेशन में dr से मल्टीप्लाई कर दो और dr से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा करते ही देखो डेरिवेशन तुमको याद नहीं रखना है, तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी अगर डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है, Q into dr क्या होगा, Q उसका डाइपोल का चार्ज है और dr सेपरेशन है क्या चार्जेस का, तो Q dr के प्लेस में लिख देंगे P, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इनटू d अपॉन dr हो जाएगा, इनटू de अपॉन dr। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से फोर्स ऑन डाइपोल, इस फॉर्मूले से फोर्स ऑन डाइपोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आप देख के बता दोगे, डायरेक्शन बहुत ही आसान होता है एनालाइज करना। आपको ये जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल्स टू P इनटू d अपॉन dr, ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन के लिए करना है। अब ये फॉर्मूले का वैलिडेशन अगर आप सोचोगे ना कि फॉर्मूला सही है गलत है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता था, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता था तो यूनिफॉर्म फील्ड के de अपॉन dr क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड में de का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रहा यूनिफॉर्म फील्ड में, तो d अपॉन dr का वैल्यू में क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। अब जैसे ही तुम d अपॉन dr का वैल्यू 0 रखोगे, फोर्स ऑन डाइपोल 0 हो जाएगा। सर ये तो होता भी था, डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे तो उस पे जो नेट फोर्स डेवलप होता था वो 0 का डेवलप होता था। क्या
तो जो कंडीशन मैंने पहले पढ़ा था अगर वो सेटिस्फाई होता है आज, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है वो मेरे को सही रिलेशन दे रहा है। अब ये डेरिवेशन जो है ना कोई काम का नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन तुम्हारे पास कोई मतलब का नहीं है, तुमको बस क्या करना है, इसको याद रखना है एज अ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बोल के याद कराया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर जी? क्योंकि ये फॉर्मूला जो होगा इस फॉर्मूले को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हमने इससे पहले का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जैसे ये जो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी एक बार सॉल्व किया ना, अभी बेसिक मेथड को यूज करके, फील्ड के कांसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है उसको यूज करके देखते हैं कि फॉर्मूला का जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है उसमें से हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट या सही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फिर से फॉर्मूले से क्या मिलना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे भाई। हमने क्या बोला, मान लो मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है डाइपोल पर बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज के कारण अगर मुझे डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से P, इसका P का वैल्यू, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो लिख दो, यहाँ पे P आ जाएगा, और DE अपॉन dr, तो D अपॉन dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण, ये dr है, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी r सेपरेशन पर फील्ड होता है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हाँ सर ये तो पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, k और q कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ कैपिटल Q, P K Q कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच रहा है, d अपॉन dr ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर बच रहा है। अब अगर आप फोर्स ऑन डाइपोल कैलकुलेट करोगे तो K P Q d अपॉन dr ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, d अपॉन dr ऑफ r टू पावर माइनस 2। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, जो भी पावर होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2kpq, माइनस 2kpq d अपॉन dr ऑफ r, और जो भी पावर होगा उसे माइनस 1 कर देते क्या, जब इसमें आप माइनस 1 करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद r का पावर माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स ऑन डाइपोल, मुझे यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, फोर्स ऑन डाइपोल का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो 2kpq अपॉन r³ आ रहा है क्या, हाँ या ना। अच्छा यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन जब मैंने बेसिक से सॉल्व किया तभी आया था क्या, इसके कारण यहाँ पर फील्ड का वैल्यू होता था 2kp अपॉन r³ और q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या करेंगे, बेसिक से देखेंगे भाई, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के पास में रखा हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो डोमिनेट करेगा क्या, तो नेगेटिव चार्ज क्या करे, इसको इधर पास से बुला रहा है, तो इस q पर अगर फोर्स देखते, फोर्स ऑन q बिकॉज ऑफ डाइपोल, अगर ये इस डायरेक्शन पर है डाइपोल, तो फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ q इस डायरेक्शन में होता क्या, तो डायरेक्शन ऐसा एनालाइज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए जो अपना बेसिक हमने सीखा है उसको यूज करेंगे और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर से मैं स्क्रीन पॉज करूंगा, एक दो क्वेश्चंस में करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, या एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, मुझे लगता है कि अगर और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तो करा दूंगा, नहीं तो ये काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, मान लो एक ऐसा चार्ज रॉड है, ठीक है, एक ऐसा चार्ज है, और कैसा चार्ज रॉड है, इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा की, और इससे कोई तो r सेपरेशन पर एक डाइपोल मोमेंट रखा है p, इससे कोई तो r सेपरेशन पर एक डाइपोल मोमेंट रखा है p। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द फोर्स experienced, find the force experienced
by the dipole या by the charged rod, by the charged rod on the dipole, ठीक है। डाइपोल पर क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज रॉड के कारण। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल का जो फॉर्मूला है सिर्फ मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो है P dE अपॉन dr। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, P dE अपॉन dr लिख देंगे। अच्छा, अभी मेरे पास जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में कितना गिवन है, P का गिवन है, और D अपॉन dr कर दो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज डॉट के कारण। अब एक चार्ज इनफाइनाइट चार्ज डॉट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इनफाइनाइट चार्ज डॉट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू ऐसा होता था क्या, k लैम्डा अपॉन 2r होता था क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है ऐसे नहीं, k लैम्डा अपॉन r आता है शायद, k लैम्डा अपॉन r, k लैम्डा अपॉन r होता है ना, k लैम्डा अपॉन 2r होता था sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, तो sin 90 sin 90 2 कैंसिल हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r होता है। चेक कर लेंगे आप जो भी आपका फॉर्मूला होगा। मैं बहुत बुरा हूं फॉर्मूलाज के साथ, मुझे याद नहीं रहता, तो फॉर्मूलाज आप एक बार चेक कर लेना। मुझे जितना याद है k लैम्डा अपॉन r होता है। अब अगर मैं यहां पर इसको सिंपलीफाई करूं, फिर से जो कांस्टेंट पार्ट है बाहर निकाल दो, k लैम्डा मैंने बाहर निकाल दिया तो d अपॉन dr ऑफ 1 अपॉन r। अब 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन ln r होता है क्या, पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, नहीं 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन ln r नहीं होता, वो सॉरी 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन इज ln r। 1 अपॉन r को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो k p लैम्डा कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन r को क्या लिखा जा सकता है, r टू द पावर -1 d अपॉन dr। अब डिफरेंशिएशन में जो पावर है वो सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 kp अपॉन लैम्डा, और जो पावर है उसको क्या करते हैं -1 से इंक्रीज भी कर देते हैं, तो r का पावर -2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा kp लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। अब ये माइनस को तो ऐसे नेगलेक्ट करना है ना, माइनस को ऐसे नेगलेक्ट करना है, जब ब्रेकअप के बाद अपने x को नेगलेक्ट करोगे वैसे माइनस को नेगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, f डाइपोल, अगर मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिख देंगे, f डाइपोल इज इक्वल टू kp लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही मतलबी होना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये माइनस को ऐसे नेगलेक्ट करने से जानते ही नहीं, कौन माइनस, भाई तू कहां से आ गया, मैं तो जानता ही नहीं तेरे को कहां से आ गया तू। इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, वो क्वेश्चन थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, तुमको हर बुक में मिल जाएगा। तुम स्क्रीन थोड़ा पॉज करके, या सॉरी स्क्रीन इस बार पॉज क्यों करोगे, स्क्रीन थोड़ा आगे बढ़ा के, ये अगर तुमको देखना है कि मैं व्हाइट बोर्ड कैसे रब करता हूं तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि ऐसे सर व्हाइट बोर्ड ऐसे रब करते हैं। ओहो, अगर तुमको ये देखना है तो तुम देख सकते हो व्हाइट बोर्ड कैसे रब होता है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रीन को फॉरवर्ड कर दोगे। YouTube इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब YouTube का जो प्लेयर है बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली, बहुत ही इंटरैक्टिव। तो YouTube इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पर तो मेरे को नहीं पता वो अनअकैडमी और कॉन अकैडमी कैसे कैसे हैं, लेकिन YouTube मेरे को लगता है YouTube इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ये खुला हुआ प्लेटफॉर्म है। और मैंने ना बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में YouTube से ही सीखा है। मतलब मेरे को कुकिंग का बेसिक कुकिंग तो आता था, जब मैं घर में था तो मेरे को बेसिक कुकिंग आता था, सब्जी बनाना, चावल बनाना, रोटी नहीं बनती थी मेरे से, लेकिन अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ इन द सेंस YouTube में आप तुम देख लो, तुमको एक बेसिक नमक, मसाला, तेल वेल का अगर एक बार आइडिया हो गया तो तुम कुछ भी बना सकते हो। तो मेरा जो कुकिंग है, जो भी मैंने सीखा है, वो मोस्टली क्रेडिट गोज टू YouTube। मैंने YouTube को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया है फॉर माय पर्पस। मैंने बहुत सारी बातें सीखी YouTube से। ऐसे फर्जी भी लोग वहाँ पे भर भर के पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन अपने को तो जो अच्छा है वही देखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, मान लो एक डाइपोल है
P1 ऐसा रखा हुआ है, और एक दूसरा डाइपोल है P2 ऐसा रखा हुआ है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो है R। क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द फोर्स experienced by dipole 1, find the force experienced by dipole 1 because of dipole 2। ठीक है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है डाइपोल 1 पर डाइपोल 2 के कारण, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन डाइपोल 1 बिकॉज ऑफ डाइपोल 2। फॉर्मूला क्या जानते हैं, किस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, डाइपोल 1 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डाइपोल 1 का डाइपोल मोमेंट लिखेंगे। जैसे जब आप स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज के कारण डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपने डाइपोल मोमेंट किसका लिखा था, जिसपे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर फोर्स अगर मैं डाइपोल 1 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट डाइपोल, जिसपे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DE/dr। अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो किसके कारण लिखोगे, डाइपोल 2 के कारण, जिसके कारण से फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, ये जो डाइपोल P2 है उसका ये इक्विटोरियल पोजीशन है क्या, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, P1 D/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना है किसके कारण, P2 का इक्विटोरियल पोजीशन है ये, P2 के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो P2 के कारण अगर मैं फील्ड का स्ट्रेंथ लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर डाइपोल के कारण जो फील्ड होता है उसका वैल्यू होता था K। यहाँ पे P के साथ P2 लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि P2 के कारण यहाँ पर फोर्स मुझे देखना है, या P2 के कारण मुझे यहाँ पे फील्ड देखना है, डिवाइडेड बाय R3, K P2 अपॉन R3। अब K P2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्या, ये P2 मतलब ये पीटने वाला P2 नहीं है, ये P2 मतलब इसका नाम है P2, वैसे बहुत अच्छा नाम है P1 P2 मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, K भी कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, D/dr ऑफ R3 बच रहा है क्या, माइनस के साथ D/dr ऑफ माइनस ऑफ R3 बच रहा है। अब इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, जो भी पावर उसको निकाल के सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स ऑन डाइपोल 1 बिकॉज ऑफ डाइपोल 2, जो पावर था उसको मैंने सामने लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस में 3 K P1 P2, माइनस में 3 K P1 P2 1 अपॉन R। अब यहाँ पे जो भी पावर होता है उसे -1 करना होता है, जब -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, R टू द पावर 4। तो फोर्स ऑन डाइपोल 1 बिकॉज ऑफ डाइपोल 2, फिर से माइनस को नेगलेक्ट करना है भाई, माइनस हमने जानते नहीं कौन माइनस, कहां का माइनस, मैं नहीं जानता ऐसा कोई माइनस को, ये मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे सोचेंगे सर, फिर डायरेक्शन के क्या करोगे, इस P2 के कारण जो नेट फील्ड होता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड को डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट। तो इतना सड़ा क्यों चलता है ये मार्कर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P2 डाइपोल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और P1 पर मुझे क्या करना है, नेट फोर्स देखना है। अब अगर P1 पर मुझे नेट फोर्स देखना है तो अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा चीज मैं बताने जा रहा हूं। यहां से यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसा लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी फील्ड के साथ जाने की होती है, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी फील्ड के ऑपोजिट जाने की होती है, मतलब ये ऐसे रोटेट भी करेगा, इसके कारण रोटेट भी करेगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दिस EP2 का फील्ड ये स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ EP2 का फील्ड। तो जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स का डाउन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। क्यों डाउनवर्ड है, बात समझ में आ रहा है। और ये क्या करेगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, रोटेट भी कर सकता है। टॉर्क वर्क का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं पूछते जनरली, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन और आप ये सब बता सकते हैं। समझ में आया क्या, समझ में अगर आया तो डाइपोल खत्म हो गया है। डाइपोल में मैंने तुमको जो कुछ भी बताना था, जो भी अपने सिलेबस में होता है डाइपोल में,
मैंने तुमको वो सारी बातें बता दी हैं। अब मैं क्या यूज करूं, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं सिखाऊंगा तुमको फ्लक्स। मतलब एक तरह से समझो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो पार्ट जहां पर मैकेनिक्स प्लस कूलम्स लॉ यूज होता था, वो पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट यूज होगा जिसमें पुराना नॉलेज बहुत कम रिक्वायर्ड है। मतलब पुराना मैकेनिक्स का जो नॉलेज है बहुत कम रिक्वायर्ड होगा। तो वैसे मैं ये सोच रहा हूं मैं ग्रुप में भी आज मैसेज डाल दूं कि जो पुराना मैकेनिक्स का नॉलेज था जिसके कारण तुमने लेक्चर नहीं देख रहे थे, तो वो खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जो होगा वो आज से जो पढ़ाएंगे उस पे ही क्वेश्चन डिपेंड होंगे। ठीक है, चलो तो स्क्रीन पॉज करेंगे, फिर से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं फ्लक्स को समझने का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है अगर तुमने लेक्चर किया होगा तो तुमको समझ में आएगा, नहीं लेक्चर करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर को जितना ध्यान से देखोगे उतना अच्छा तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं ध्यान से देखोगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में तो फिर भी बहुत ज्यादा मैकेनिक्स था, यहाँ पे टोटली जो चैप्टर है वो कंसेप्ट बेस्ड है। अगर तुमको कंसेप्ट आता है मतलब ये चैप्टर के क्वेश्चन तुम बना सकते हो, कंसेप्ट नहीं आता तो नहीं बना सकते। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, लाइट से स्टार्ट करते हैं। सर लाइट कहां से आ गया, तुमने सुना होगा लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या करता है, लाइट अपने साथ एनर्जी लेके चलता है। लोअर क्लासेस में सिखाते थे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज सेंसेशन ऑफ सीइंग। ठीक है, या व्हिच हेल्प्स ऑब्जेक्ट टू सी, मतलब व्हिच हेल्प्स द ऑब्जर्वर टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड हिमसेल्फ। मतलब लाइट जो है वो एक एनर्जी थी, और लाइट जब भी ट्रैवल करके आती है सन से प्लैनेट तक, तुमको पता होगा कि हमारे अर्थ में जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे आज दिख रहा है उसका अल्टीमेट सोर्स सन है। अगर ये सन नहीं होता तो जितने भी एनर्जी वाली एक्टिविटीज हम कर पाते हैं, फ्यूल का बर्निंग, खुद का जो जैसे आप फूड इनटेक करते हो उसका बर्निंग होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, तुम लोग तो ज्यादा जानते होगे मुझसे। तो ये जितना भी एनर्जी का सोर्स है इस पूरे यूनिवर्स में वो सन है। अगर सन नहीं होता तो यहाँ पे एनर्जी नहीं होती, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जितना भी एनर्जी मिल रहा है वो सन से मिल रहा है। अब सन एनर्जी कैसे भेज रहा है, सन एनर्जी भेज रहा है लाइट के फॉर्म में। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि लाइट में ऐसा क्या है जो अपने साथ में एनर्जी लेके आ रही है। तो लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हम सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर आएगा, हम पढ़ेंगे। 2 दिन का चैप्टर है, 3 दिन का चैप्टर होता है, लेकिन बहुत ही काम का चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट क्या करता है, लाइट अपने साथ एनर्जी लेके चलता है। जहां से भी लाइट गुजरेगा वो अपने साथ क्या कर रहा है, एनर्जी लेके गुजर रहा है। अब लाइट जो है ना, अभी के बस ये याद रख लेना, लाइट के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और खुद का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब लाइट गुजरता है ना किसी पॉइंट से तो वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना के गुजरता है। अभी शायद नहीं समझ में आएगा ज्यादा, तो भी बस इतना याद रख लेना कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि जब भी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मूव करेगा। अब फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब हो गया एनर्जी। किसी एरिया से कितना एनर्जी पास करेगा उसे क्या बोलेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी गिवन एरिया में से जो भी एनर्जी पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक एरिया है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड एक एरिया है। अब व्हाइट बोर्ड जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है, लाइट के रेज ऐसे ऐसे आ रहे हैं और पास हो रहे हैं। अब लाइट के कितने रेज इसमें से पास कर गए या कितना एनर्जी इस व्हाइट बोर्ड के एरिया से पास हो गया, उसका जो मेजर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। अब इस चैप्टर में लाइट के बारे में तो पढ़ नहीं रहे सर, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक्चुअल में लाइट जो है वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट एग्जांपल के मैंने लाइट किया है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी जो क्रॉस करेगा या जो लाइंस क्रॉस करेंगे वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है फ्लक्स, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, मान लो एक ऐसा गिवन एरिया है, 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। एक ऐसा प्लेन है जो वर्टिकल रखा हुआ है, इस तरह से ऐसे प्लेन वर्टिकल रखा हुआ है। अब इस वर्टिकल प्लेन से इस वर्टिकल प्लेन से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करते हैं, ठीक है। इस वर्टिकल प्लेन से, ये प्लेन वर्टिकल है, ऐसा समझ लो कि प्लेन ऐसा रखा हुआ है और फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे नॉर्मली पास कर रहे हैं। तो इस वर्टिकल प्लेन से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर नहीं आया समझ में, डेफिनेशन देखो क्या होता है। डेफिनेशन लिखा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस crossing normally from a unit area मतलब ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। the amount of field lines crossing normally from an unit area gives the measure of electric flux, gives the measure of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है, किसी भी गिवन एरिया से या किसी भी एरिया जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 1 है, ऐसा एरिया जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट स्क्वायर है, उसमें से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेंगे, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। अब कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एनर्जी से। कैसे रिलेटेड है वो समझते हैं। मान लो मैंने ऐसा बोला, एकदम ध्यान से देखना, मैं मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरा एरिया है, ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरा एरिया है, और लाइट जो है, लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, नॉर्मली पास कर रही है। अब अगर लाइट नॉर्मली पास कर रही है तो ज्यादा एनर्जी इस एरिया को क्रॉस कर रहा है। अब यही जो लाइट है जो पहले ऐसे सीधा आ रही थी, ये जो लाइट है जो पहले ऐसे सीधा सीधा ऐसे सीधे सीधे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी और ये इसको क्रॉस कर रही थी। अब मान लो वही लाइट ऐसे कुछ एंगल पे जा रही है, तो जो एनर्जी इसको क्रॉस करेगा वो कम हो जाएगा। पहले लाइट ऐसे आता सीधा सीधा, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, पहले लाइट ऐसे ऐसे आता सीधा सीधा, लाइट इसको ऐसे आके सीधा सीधा क्रॉस कर रहा था, ज्यादा एनर्जी पास हो रहा था क्या इसमें से। अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइट कुछ एंगल पे ऐसे जा रहा है, थोड़ा टिल्ट हो गया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसको क्रॉस करेगा वो कम हो गया है। हाँ सर कम हो गया। मान लो मैंने इसको बोला कि ये और टिल्ट हो जाए भाई तू, मैंने ऐसा कर दिया। अब लाइट इधर से आपके उधर चली जा रही है, इधर कहीं से आ रही लाइट और उधर कहीं चली जाएगी। कितना एरिया, कितना एनर्जी को क्रॉस कर रहा है, सर 0 क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब फ्लक्स को हम कैसे बोल रहे हैं, फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो मेरे एरिया वेक्टर को या जो मेरे एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो रह गया बात डेफिनेशन का। फ्लक्स को डिनोट कैसे करोगे, फ्लक्स को डिनोट करोगे फाई से। फाई ये लेटर यूज करेंगे फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई लिख देते हैं, आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, तो अभी क्या करते हैं, फ्लक्स अगर मैं जब भी फाई ई लिखूं या फाई लिखूं समझ जाना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली इसको ऐसा डिफाइन करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई वेक्टर क्या है सर, तो ई वेक्टर यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है एरिया वेक्टर। सर आज से पहले तुमने सुना ही नहीं था कि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया जो है वो स्केलर नहीं है, फिजिक्स में एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आज ये सभी बात करेंगे, आज तो बस उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स क्या, फ्लक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऐसा समझना, फ्लक्स मतलब गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइंस या कितना एनर्जी क्रॉस करता है उसका जो मेजर है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है E into A cos थीटा। अब मैंने जो तुमको एग्जांपल बताया था, मैंने क्या बोला था कि अगर लाइट ऐसे नॉर्मली आपकी गिर रहा है तो फ्लक्स बहुत ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा। अगर तुम कुछ एंगल पे टिल्ट कर दोगे तो जो एनर्जी क्रॉस करेगा वो कम हो जाएगा, और अगर तुम उसको ऐसा सीधा रख दोगे तो कोई भी फील्ड लाइंस है, कोई भी एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, उसे मैं इसको वैलिडेट करके बता देता हूं। तो मैंने लिखा था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल्स टू है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो E A cos थीटा लिख सकते हैं क्या? इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? E A cos थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है? थीटा यहां पर एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है? थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। आज बस इसका जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है उसको मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। मान लो मैंने बोला कि जो एरिया वेक्टर है या जो एरिया है और जो फील्ड है, केस 1 क्या बोल रहे हैं? केस 1 बोल रहे हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा देखो 90 डिग्री कब होगा? नहीं, पहले थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अब थीटा 0 कब हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक जैसा हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक जैसा हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी के बस इतना समझ लो कि ये अगर व्हाइट बोर्ड मेरा एरिया वेक्टर है तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर या तो प्लेन से बाहर जा सकते हो या प्लेन से अंदर जा सकते हो क्या? तो मैं अभी प्लेन से अंदर का डायरेक्शन मानता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो था वो भी अंदर की तरफ है, या जो लाइट मैंने बताया जो लाइट इसमें एंटर कर रहा है वो भी उसका भी डायरेक्शन अंदर है, और जो एरिया वेक्टर उसका भी डायरेक्शन अंदर है। अगर फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक जैसा है तो थीटा 0 हो जाएगा। हां या ना? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताया अभी? जो भी एरिया का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो ये एरिया का इसके परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ डायरेक्शन मान सकता हूं क्या? बाहर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूं वो बस इतना याद रख लो कि ये जो एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर के डायरेक्शन। तो जो लाइट इसमें फॉल हो रहा था वो भी अंदर जा रहा है और जो एरिया वेक्टर है वो भी अंदर है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 बन रहा है क्या? अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 बन रहा है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? E into A, मतलब मैक्सिमम एनर्जी क्रॉस किया गया। सब मेरे को नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, वापस से मेरा वही एरिया है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और मैं बोल रहा हूं कि लाइट जो है ना वो इधर से इधर ऐसे जा रहा है, लाइट जो है वो इधर से इधर जा रहा है। तो E वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ, और जो फील्ड है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ, और फील्ड जो हमारे पास फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और जो एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा था ना? तो अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 का वैल्यू क्या पुट करोगे? अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो cos 90 0 होता है। cos 90 0 होता है मतलब फ्लक्स 0 हो गया क्या? और ऐसा मैंने एक्सप्लेन भी किया था ना, जब लाइट इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है और अगर ये मेरा एरिया है उस केस में फ्लक्स 0 हो रहा था। किसी जनरल केस में अगर मैं बात कर दूं, केस 3 अगर मैं बोल दूं मैं थीटा इक्वल्स टू कोई भी जनरल थीटा, तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे? E A cos थीटा लिख देंगे क्या? बात समझ में आ रहा है? अब फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू E हो जाएगा, और अगर वो जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड लाइंस है, एरिया वेक्टर अंदर फील्ड लाइंस इस तरफ, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री तो फ्लक्स 0 हो गया क्या? रेस्ट ऑल अदर केसेस में फ्लक्स क्या होगा? 0 से A के बीच में आता जाएगा। सब मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया सर। फ्लक्स का सीधा सा मतलब है गिवन एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, या फ्लक्स का मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूं तो गिवन एरिया में कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेंगे उसके मेजर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन ये याद रखना, मैथमेटिकल डेफिनेशन इज E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब इसको जब एक्सपैंड करके अलग-अलग केसेस बनाओगे तो इस तरह से आएंगे।
अभी बहुत सारी बातें इसमें करनी है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो समझ लो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट आ गया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें मैकेनिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंसेप्ट याद नहीं रखोगे, लेक्चर्स नहीं देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे मैं आज सोचता हूँ मैं ग्रुप में भी एक मैसेज डाल दूं, ठीक है, तुमको थोड़ा भावुक कर दूं कि पढ़ लो भाई, थोड़ा देखता हूँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं। चलो इतना ही है मेरे से।